Hello future chartered accountants. So today we are here to revise Ind AS 102 share based payments within a span of around 1 hour. So we'll try to wrap up all the concepts that are within this chapter and cover almost all the illustrations that are within this chapter. So let us start with our discussion, and I would like to ask all of you to just continue your studies with full swing, because it's last 2 months only that will decide whether you will pass or fail these examinations. So this is a very crucial time and you should use it in a most efficient way. But never take pressure out of it. Never take pressure out of your studies. Always enjoy your study. This is the principle that will help you in smoothing your studies. So let's start with the discussion. So our topic for today is Ind AS 102. बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है, बस समझना क्या है, एक कैश सेटल प्लान समझना है, एक इक्विटी सेटल प्लान समझना है। कैश सेटल प्लान मतलब हमें आपको कैश देना है या फिर अदर एसेट्स देने हैं, किसके ऊपर बेस्ड ऑन दी शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप एंटिटी। तो या तो मुझे क्या देना है, कैश देना है या फिर अदर एसेट्स देने हैं, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप एंटिटी। अब इक्विटी सेटल प्लान क्या होता है, हमें क्या देना है, हमें गुड्स और सर्विसेज मिली है, हम बदले में क्या देंगे आपको, हम बदले में देंगे ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, या फिर मुझे सर्विसेज मिली है बट आई डू नॉट ओ एनी ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग। ठीक है, तो या तो मुझे आई हैव रिसीव्ड एनी गुड्स और सर्विसेज and I have to pay my own equity instrument, then it is also equity settle. And if I have received goods or services but I do not owe any obligation to pay it, then it is also equity settle. Example ये है, let's suppose parent और सब्सिडरी ने एम्प्लॉय से सर्विसेज ली, लेकिन उस एम्प्लॉय को जो शेयर देगा वो पेरेंट देगा। ठीक है, अब सब्सिडरी को सर्विसेज मिल रही है बट सब्सिडरी डज नॉट ओ एनी ऑब्लिगेशन टू पे एनी equity share to the employee. It's the parent who is paying, so it will be accounted for as an equity settle plan. तो देखो कैश सेटल बड़ी सिंपल सी बात है, कैश और अदर एसेट्स जाएंगे बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी। ठीक है, और इक्विटी सेटल क्या जाएगा, इक्विटी शेयर जाएंगे ऑफ द एंटिटी, या फिर वेयर द एंटिटी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे। एग्जांपल जब हम नीचे पेरेंट वाला एग्जांपल पढ़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। ग्रांट डेट क्या होती है, ग्रांट डेट वो होती है जिस दिन बेसिकली एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब मान लो एम्प्लॉयज के साथ में एग्रीमेंट हो गया कि भाई आपको शेयर मिलेंगे। ठीक है, मतलब अप्रूवल भी हो जाना चाहिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो अप्रूवल भी हो जाना चाहिए एंड कंसेंट भी हो जानी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दैट दीज आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, अब अपन समझते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सबसे पहले अपन ने समझ लिया कैश सेटल और इक्विटी सेटल। देखो, अगर कैश सेटल्ड है तो हमें उसे एज अ लाइबिलिटी अकाउंट फॉर करना पड़ता है, और अगर वो इक्विटी सेटल्ड है तो हमें उसे एज अ रिजर्व अकाउंट फॉर करना पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एग्जांपल एंट्री बताता हूँ, कैश सेटल की एंट्री होगी गुड्स और सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, और इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व की एंट्री होगी गुड्स और सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, और वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, ये बेसिकली अपना फंड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट क्या होती है, इस दिन की हमें फेयर वैल्यू लेनी होती है। फेयर वैल्यू अगर एम्प्लॉयज के साथ ट्रांजेक्शन है तो मेजरमेंट डेट होती है ग्रांट डेट, और अदर देन एम्प्लॉयज के साथ ट्रांजेक्शन है तो जिस दिन हमें गुड्स मिले या फिर सर्विसेज जिस दिन हमें रेंडर करी वो डेट होती है मेजरमेंट डेट। अब मेजरमेंट डेट की रेलेवेंस क्या है, अभी अपन समझते हैं सारी ट्रांजेक्शंस को। अगर ट्रांजेक्शन हो रही है अदर देन विद एम्प्लॉय हो रही है, तो जो हमें चीज मिल रही है ना उसकी फेयर वैल्यू लेनी पड़ती है। लेट्स सपोज एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है लेट्स सपोज हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। ऑन द परचेज ऑफ इन्वेंट्री मुझे मतलब मैं परचेज कर रहा हूँ इन्वेंट्री, तो मुझे फेयर वैल्यू किसकी लेनी है, मुझे इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू लेनी है। मुझे 15,000 जो लेनी है ना वो किसकी लेनी है, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री लेनी है। तो बेसिकली मतलब जो चीज़ मिल रही होती है अगर ट्रांजेक्शन है विद अदर देन एम्प्लॉय। एग्जाम्पल लिया मैंने किसके साथ, लेट्स सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मैं ऑफिस बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ, जिस ऑफिस बिल्डिंग की जो क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू है दैट इज रुपी 2 लाख। तो
अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एंड द ट्रांजैक्शन इज विद अदर देन एम्प्लॉय, तो हमें किसकी फेयर वैल्यू लेनी है? हमें फेयर वैल्यू उस चीज़ की लेनी है जो हमें मिल रहा है। तो देखो अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट को समराइज करता हूँ, मैंने बोला अगर ट्रांजैक्शन किसके साथ है, अगर ट्रांजैक्शन है अदर देन एम्प्लॉय के साथ, तो जो हमें मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। अगर लेकिन ट्रांजैक्शन है एम्प्लॉयज के साथ, तो जो हम दे रहे हैं, देखो हमें गुड्स और सर्विसेज मिल रही है और हम इसके बदले में क्या दे रहे हैं, या तो कैश दे रहे हैं या फिर अदर एसेट्स दे रहे हैं। वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो कैश और अदर एसेट्स, दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप एंटिटी। या फिर हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, एक हुआ कैश सेटल प्लान, दूसरा हुआ इक्विटी सेटल प्लान। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें फेयर वैल्यू किसकी लेनी है, जो मिला है मतलब गुड्स और सर्विसेज जो मिले उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, या फिर जो हमने शेयर्स या फिर अदर एसेट्स दी है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। तो मैंने बोला बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ट्रांजैक्शन हो रही है अदर देन विद एम्प्लॉयज, मतलब एक किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है साथ, तो भाई उसकी जो फेयर वैल्यू जो हमें जो मिल रहा है वो फेयर वैल्यू एक इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू होगी। तो जो हमें मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। अगर लेकिन ट्रांजैक्शन हो रही है एम्प्लॉय के साथ, तो हम उसकी सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम जो उसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, शेयर्स या फिर अदर एसेट्स, तो उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। अब मेजरमेंट डेट क्या होती है, इन ट्रेस ऑफ ट्रांजैक्शन विद अदर देन एम्प्लॉयज। अदर देन एम्प्लॉयज के केस में मेजरमेंट डेट होती है जिस दिन हमें वो गुड्स मिले या फिर वो सर्विसेज रेंडर की गई, और एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन करते तो मेजरमेंट डेट क्या होती है, ग्रांट डेट। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ लिया है। अदर देन एम्प्लॉय के केस में हम फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, एम्प्लॉयज के केस में हम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लेते हैं। लेकिन मान लो अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या लेंगे, फिर हम ऑब्वियस सी बात है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लेंगे, वो तो सिंपल सी बात है। तो अदर देन एम्प्लॉय के केस में हम प्रेफरेंस देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड। अगर वो नहीं मिल पा रहा तो फिर जो हमने दिया उसके एक्सचेंज में उसकी हम फेयर वैल्यू ले लेते हैं। अब बहुत सिंपल है, इक्विटी सेटल में कैसे अकाउंट फॉर होगा। इक्विटी सेटल में लेट्स सपोज इसमें क्या है, इस इलस्ट्रेशन में ऐसा है कि आपने 100 शेयर्स देने हैं, उस सर्विस की जो वैल्यू है वो 20,000 रुपीज़ है, एंड द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो आपका पर ईयर खर्चा इतना होगा 10,000 रुपीज़। तो आपने खर्चा बुक किया, सर्विसेज अकाउंट डेबिट, कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपने 2 साल तक 10-10 हज़ार रुपये बुक किए, 2 साल के बाद जब आपने शेयर्स इशू किए तो आपने एंट्री डाल दी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू क्या बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन में अज्यूम किया गया है दैट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। तो 100 मल्टीप्लाइड विद 10 कम्स आउट टू 100 मान लेते हैं, लेट्स सपोज फेस वैल्यू हम मान लेते हैं 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड विद 100 कम्स आउट टू 10,000 और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया। ठीक है, कैश सेटल प्लान बहुत सिंपल है, हमें लाइबिलिटी अकाउंट फॉर करना है। कैश सेटल को हम प्यार से सार भी बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट इज इक्विवेलेंट टू कैश सेटल प्लान। हमें इसे लाइबिलिटी की तरह अकाउंट फॉर करना है और हर रिपोर्टिंग डेट पे इसे रीमेजर करना है एट फेयर वैल्यू। एट फेयर वैल्यू ये जाएगा हमेशा। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। अब अपन ने पहली इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या हो रहा है, हम ऑफिस बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, दिस इज अ ट्रांजैक्शन विद अदर देन एम्प्लॉय। तो हमें फेयर वैल्यू किसकी लेनी है, जो हमें मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, ऑफिस बिल्डिंग मिल रहा है, तो ऑफिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू ले ली 2 लाख रुपए की। हमने क्या दिया बदले में, 995 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो 99,500 इक्विटी शेयर कैपिटल में चल गया, ओवर एंड अबव 99,500 आपका चला गया कहाँ पे, आपका चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, अब आपने सर्विसेज ली 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने की सर्विसेज है। आपने बदले में क्या दिया, 1000 शेयर्स देने हैं, है ना, जिसकी अब जो आपको देखो, अब आपको सर्विसेज ले रहे हो किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से, तो फेयर वैल्यू किसकी लेनी है, सर्विसेज की लेनी है। तो 1 लाख रुपीज़ की आपने सर्विसेज लेनी है ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो पर मंथ खर्चा हो गया आपका 33,333, आपने बुक किया उसे, उसका पेमेंट ट्रांसफर कर दिया शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में। जब 1 जुलाई को आपने शेयर्स इशू किए तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट किया और आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिए। कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड विद 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो 10,000 रुपये शेयर में क्रेडिट हो गया, बाकी आपका चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, बहुत सिंपल, ये अपन का पहला कॉन्सेप्ट अपन ने खत्म कर लिया है। अब अपन चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, जहाँ पे अपन समझेंगे सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशन को। ठीक है, तो कुछ बहुत वेस्टिंग कंडीशंस होती है। वेस्टिंग कंडीशंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सर्विस कंडीशन, एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का क्या मतलब है, आपको इतने टाइम तक सर्विसेज देनी पड़ेगी। ठीक है, उतने टाइम तक सर्विसेज देनी पड़ेगी। ठीक है, वेस्टिंग कंडीशन के 2 टाइप होते हैं, सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन मींस सर्विस कंडीशन एंड ईदर अ मार्केट कंडीशन और अ नॉन मार्केट कंडीशन। तो देखो, परफॉर्मेंस कंडीशन में सर्विस कंडीशन तो होती ही होती है, साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कंडीशन भी हो सकती है या फिर नॉन मार्केट रिलेटेड भी। तो मतलब कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका शेयर प्राइस पहुंच जाए 200 रुपये, दिस इज अ मार्केट रिलेटेड कंडीशन। और नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन क्या हो सकती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच जाए 500 करोड़ रुपए, दिस इज अ नॉन मार्केट
मार्केट रिलेटेड कंडीशन। तो देखो दो टाइप की वेस्टिंग कंडीशन दो टाइप की हो सकती है, दैट इज अ सर्विस कंडीशन, आपको इतने टाइम रहना ही रहना है। परफॉर्मेंस कंडीशन हो सकती है, परफॉर्मेंस कंडीशन इंक्लूड सर्विस कंडीशन एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मार्केट कंडीशन और अ नॉन मार्केट कंडीशन। मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ परफॉर्मेंस कंडीशन की, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कंडीशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है परफॉर्मेंस कंडीशन की। परफॉर्मेंस कंडीशन की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स सर्विस कंडीशन ऑलवेज, ठीक है। परफॉर्मेंस कंडीशन इज अ वेस्टिंग कंडीशन दैट रिक्वायर द काउंटर पार्टी टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस तो होनी चाहिए, है ना। तो सर्विस कंडीशन तो होती है, साथ में कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स हो सकते हैं दैट इधर रिलेट्स टू मार्केट और दी नॉन मार्केट रिलेटेड। तो अपन का ये डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो अपन ने सर्विस कंडीशन पढ़ी, परफॉर्मेंस में मार्केट रिलेटेड एंड नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस पढ़ी। अब आपको समझना है अगर सिर्फ सर्विस कंडीशंस है, सिर्फ सर्विस कंडीशंस है, तो उसका इंपैक्ट हम फेयर वैल्यू में नहीं लेते। हम उसका इंपैक्ट जब फेयर, देखो हमें क्या लेनी होती है, मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट क्या होती है एम्प्लॉयज के केस में, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है। और ईसॉप अभी हमने इक्विटी सेटल प्लान में पढ़ा कि जो फेयर वैल्यू होती है वो चेंज नहीं करनी होती, हमें कैश सेटल को हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू करना पड़ता है। लेकिन इक्विटी सेटल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमें उसे हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे नहीं लाना पड़ता, हमें जो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है उसी पे मेजर करना पड़ता है। तो अगर मान लो सर्विस कंडीशन है कि आपको भाई 5 साल रुकना है, आपको 5 साल कंपनी में रुकना है, तभी आपको ये शेयर मिलेंगे। तो क्या हम जब उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हम ये प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं कि ये बंदा छोड़ के चला जाएगा? तो जवाब है नहीं, हम उस प्रोबेबिलिटी को कंसिडर नहीं करते। इसलिए जब हम रिपोर्टिंग डेट पे देखते कितने शेयर्स वेस्ट होने चाहिए, उसमें हम उस प्रोबेबिलिटी को फैक्टर इन कर देते हैं। मतलब देखो, क्या हम जब फेयर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हम वो फैक्टर करते हैं कि ये बंदा छोड़ के चला जाएगा? तो जवाब है फेयर वैल्यू में नहीं आ रही वो चीज़। तो ऑब्वियस सी बात है, उसे हमें कहाँ लेना पड़ेगा, हमें उसे फैक्टर इन करना पड़ेगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स में जितने नंबर ऑफ शेयर्स वेस्ट हो सकते हैं। अब अपन इसके लिए समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से अपन को पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये क्या है, इसमें क्या है, टोटल फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए, टोटल फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, फेयर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हम फेयर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी सेटल प्लान में आपको क्या देना होता है, इक्विटी, और हमें उसको ग्रांट डेट फेयर वैल्यू पे कांस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब इसमें हमें हर बारी फेयर वैल्यू पे नहीं लाना पड़ता। अगर यही कैश सेटल प्लान होता तो हमें हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू करना पड़ता। अब मुझे ईयर फर्स्ट एंड पे क्या लगता है, मुझे फर्स्ट ईयर एंड पे लगता है कि भाई साहब सिर्फ 91%, मतलब इस 5 लाख रुपए में, इस 5 लाख रुपए जो फेयर वैल्यू है ना, इसमें इस चीज़ का इंपैक्ट नहीं है कि ये बंदा छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट हमें लेना पड़ेगा। हम कैसे लेंगे, हमें पता 3 साल की सर्विस कंडीशन है। सर्विस कंडीशन क्या है, 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2003 की, ठीक है। तो सर्विस कंडीशन है 3 साल की। तो हमें जो 5 लाख का खर्चा है ये 3 साल में बुक करना है। लेकिन इसमें हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फैक्टर इन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फेयर वैल्यू में ये फैक्टर इन नहीं हो रखा कि ये बंदा छोड़ के चल जाएगा। तो हमने बोला सिर्फ 91% ही बंदे रहेंगे एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो पहले साल मैंने क्या किया, 5 लाख मल्टीप्लाइड विद 91%, और पहले साल मुझे कितना खर्चा बुक करना है, इन द रेशियो ऑफ 1/3। तो मैंने इतना खर्चा बुक कर लिया। इसमें हमेशा हम क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर निकालते हैं। क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर मीन्स हम देखते हैं टोटल रिजर्व कितना होना चाहिए एज ऑन डेट, जितना पहले का होता है उसे हम माइनस करते हैं और डिफरेंस हमारा P&L हिट हो जाता है। मतलब एग्जांपल देता हूं मैं, अब दूसरे साल में हम गए, हमने बोला 5 लाख, 2 साल निकल चुके हैं 3 में से, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड विद 2/3, है ना। अब मुझे कितनी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 89% बंदों में ही ये वेस्ट हो पाएगा। तो मैंने 5 लाख मल्टीप्लाइड विद 2/3 मल्टीप्लाइड विद 89%। तो मेरा क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर अप टू डेट इतना होना चाहिए। इसमें से जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर है वो मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, ठीक है। तो ईसॉप में हम हमेशा क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर वाइज चलते हैं। हम देखते हैं, देखो हमें ग्रांट डेट फेयर वैल्यू से, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू में पता है 5 लाख रुपए टोटल शेयर्स की, लेकिन इस वाली फेयर वैल्यू में सर्विस कंडीशन में हम इस चीज़ का इंपैक्ट नहीं लेते कि भाई ये बंदा छोड़ के चल जाएगा। तो हमें इसमें ये चीज़ फैक्टर इन करनी है। तो हमें 5 लाख मल्टीप्लाइड विद 91%। अब हमें इसे किस रेशियो में बुक करना है, हमने बोला इंटू 1/3, पहले साल में 1/3, दूसरे साल में हमें लगा 5 लाख में से 89% बंदे ही कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड विद 89% मल्टीप्लाइड विद 2/3। अब ये हो गया क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आपको
एक्सपेंडिचर फॉर सेकेंड ईयर निकालना है तो आपको टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर फॉर सेकेंड ईयर मतलब 2,96,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट साल का एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ईयर में चले तो थर्ड ईयर में हमें पता चला एक्चुअल में सिर्फ 82% बंदे ही रहा है, तो 5 लाख का 82%, इतना खर्चा टोटल बुक हो जाना चाहिए था अप टू डेट, जिसमें से इतना हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है, तो बैलेंस हमारा लास्ट ईयर में बुक हो गया, बैलेंस हमारा लास्ट ईयर में बुक हो गया। ये बेसिकली है सर्विस कंडीशन। अब अपन आते हैं मार्केट कंडीशन में, है ना। तो सर्विस कंडीशन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्विस कंडीशन का मतलब सर्विस कंडीशन का इम्पैक्ट फेयर वैल्यू में नहीं होता, इसलिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट वहाँ पे उसका इम्पैक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। ये अपन को पूरे अच्छे से समझ आ गया। अब अपन चलते हैं, अब अपन दूसरी कंडीशन पे चलते हैं जो कि है नॉन मार्केट कंडीशन। नॉन मार्केट कंडीशन का क्या मतलब हुआ? नॉन मार्केट कंडीशन का मतलब हुआ कंडीशन दैट इज नॉट रिलेटेड विद एनी मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। तो देखो नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में भी सेम फंडा है, हम इसका इम्पैक्ट फेयर वैल्यू में नहीं लेते, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट उसमें हमें इसका फैक्टर इन करना पड़ता है। इसके लिए अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। दिस इज सिमिलर टू आर इलस्ट्रेशन नंबर 1, बहुत सिंपल है, बस आपको ये समझना है इसका इम्पैक्ट फेयर वैल्यू में नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका इम्पैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट उसमें लेना पड़ता है। इसमें क्या है, 10,000 शेयर ऑप्शन दिए, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 3 साल का बेसिकली कंडीशन क्या है कि 10% से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, मतलब 3 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो दिस इज अ सर्विस कंडीशन। तो देखो मैंने भी आपको समझाया था ना, परफॉर्मेंस कंडीशन में इंक्लूड्स अ सर्विस कंडीशन, तो इसमें 3 साल की आपको काम तो करना ही करना है, साथ में काम करने के साथ साथ आपको 3 साल के अंदर अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10% से गिरावट लानी है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कंडीशन में सर्विस कंडीशन तो होती ही होती है, मतलब परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होगा, या तो सर्विस कंडीशन प्लस नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन या फिर सर्विस कंडीशन प्लस मार्केट रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। परफॉर्मेंस कंडीशन का कॉम्बिनेशन ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसमें क्या है, सर्विस कंडीशन प्लस नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन। नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन क्या है, 10% से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। पहले ईयर में 12% से अचीव, तो 12% हमने कम करी, तो हमें लगा हम 3 साल में 10% का टारगेट अचीव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10,000 शेयर ऑप्शन है, इसकी फेयर वैल्यू हमें दे रखी है, फेयर वैल्यू हमें दे रखी है 95 रुपीज़, क्वेश्चन में 95 रुपीज़ हमें फेयर वैल्यू दे रखी थी, तो हमने बोला 10,000 शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 95, तो हमें 9,50,000 का खर्चा बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, 9,50,000 मल्टीप्लाइड विद 1/3, इतना खर्चा बुक करना है। लेकिन दूसरे साल में हम गए तो हमने बोला यार 8% ही अचीव हुआ और अब हमें लगता है ये शेयर्स वेस्ट नहीं होंगे, तो मैंने क्या बोला, हम इस चीज़ का फैक्टर नहीं इंक्लूड करते, मतलब फेयर वैल्यू जो होती है ना, ये जो 95 रुपीज़ फेयर वैल्यू है, इसमें हमने क्या इंक्लूड नहीं कर रखा, इसमें हमने फैक्टर इन नहीं कर रखा कि क्या ये कंडीशन अचीव होगी या नहीं होगी, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट हम उसमें ये फैक्टर इन करते हैं। तो मतलब लेट सपोज हमने बोला हम इस वाली कंडीशन को वहाँ पे फैक्टर इन करेंगे, अब हम मुझे लगता है ये कंडीशन हम नहीं मीट कर पाएंगे, तो अब भाई 0 शेयर्स वेस्ट होंगे, तो मैंने बोला 0 शेयर्स वेस्ट होंगे मल्टीप्लाइड विद फेयर वैल्यू 95, तो टोटल खर्चा हुआ 0, तो अब जो पुराना खर्चा बुक किया था वो हम रिवर्स कर देंगे नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम जो फेयर वैल्यू निकालते हैं ना उसमें हम नहीं लेते कि ये कंडीशन नहीं अचीव हो पाएगी तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका इम्पैक्ट कहाँ लेंगे, फिर जितने नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट है वहाँ पे लेंगे, है ना। अगर यही मान लो, अब अगर फिर हमने क्या किया, 0 मल्टीप्लाइड विद 95 टोटल खर्चा रिवर्स कर दिया, फिर थर्ड ईयर में पता चला यार हमारी ये कंडीशन मीट हो गई, तो मैंने बोला इवेंचुअली हमारे 1000 शेयर्स वेस्ट हुए एट द फेयर वैल्यू ऑफ ₹95, तो 9,50,000 का खर्चा पूरा का पूरा P&L में चला गया, क्योंकि हमने पहले वाला खर्चा बुक किया था लेकिन फिर वो रिवर्स कर दिया था, तो अब तीसरे साल में क्यूमुलेटिव बैलेंस 0 है रिजर्व में, अब हमने क्या किया, उसे वापस से 9,50,000 बना दिया, क्योंकि वो अल्टीमेटली शेयर वेस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो मार्केट रिलेटेड कंडीशन होती, अगर यही मान लो मार्केट रिलेटेड कंडीशन होती, तो हम मार्केट रिलेटेड कंडीशन का एग्जांपल, मतलब शेयर का क्या प्राइस 200 रुपये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, दिस इज अ मार्केट रिलेटेड कंडीशन। तो हम जब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं ना, तो हम इस चीज़ को फैक्टर इन कर लेते हैं कि भाई 120 रुपये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट की फिगर में इस चीज़ का इंपैक्ट नहीं लेते, ये कंडीशन नहीं मीट हो गई, इसलिए क्या होता है मार्केट रिलेटेड कंडीशन में आपका खर्चा हमेशा बुक होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ACC लिमिटेड ने 10,000 सार दिए टू वन ऑफ इट्स मैनेजर, इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्शन द मैनेजर हैज टू वर्क फॉर नेक्स्ट 3 years। मैंने बोला ना सर्विस कंडीशन तो होगी ही होगी, परफॉर्मेंस कंडीशन मींस अ सर्विस कंडीशन एंड अ मार्केट रिलेटेड कंडीशन। अब मार्केट ये छोड़ो आप, अच्छा ये इलस्ट्रेशन 8 को ही मैंने मॉडिफाई किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर ऑप्शंस मिले, यहाँ पे शेयर ऑप्शंस मिले, ठीक है, 10,000 शेयर ऑप्शंस मिले टू दी वन ऑफ दी डायरेक्टर, उसे 3 साल काम करना ही करना है, मैंने बोला ना सर्विस कंडीशन तो होगी ही होगी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कंडीशन में, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ द शेयर शुड इंक्रीज बाई 20%। अब जो हमने फेयर वैल्यू होगी ना 120 रुपये में, हमने इसमें ये फैक्टर इन कर लिया होगा, क्या फैक्टर इन कर लिया होगा कि प्राइस बढ़ना चाहिए 20% से, तो 120 रुपये में ये चीज़ का फैक्टर आ रखा है, ठीक है। अब ईयर 1 में बढ़ा 22% से, तो हमें लगता है ये शेयर वेस्ट हो जाएंगे, हमें लगता है ये शेयर वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ईयर 2 में हमने ये कंडीशन नहीं अचीव करी, तो अब हमें लगता है नहीं वेस्ट हो पाएंगे, तो क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में यहाँ पे 0 लिखेंगे? जवाब है नहीं, हम उतना ही खर्चा बुक करेंगे। मतलब इसमें हम यहाँ पे ये फिगर जो हमने ऊपर 0 कर दी थी वो यहाँ पे हम 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसका ऑलरेडी इंपैक्ट ले चुके हैं किसमें, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू में। तो मार्केट रिलेटेड कंडीशन का इंपैक्ट ऑलरेडी फेयर वैल्यू में आ जाता है, ऑलरेडी फेयर वैल्यू में आ जाता है, इसलिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट को चेंज नहीं करना होता। इसलिए हमेशा जो मार्केट रिलेटेड कंडीशन वाला क्वेश्चन होगा उसमें हमारा क्या बोलते हैं, उसमें हमारे जो खर्चा होता है वो सेम रहता है, क्योंकि इसमें हमें ये फैक्टर इन नहीं करना पड़ता कि भाई ये बंदा या मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आप देखो, अगर यही नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन होती तो हम क्या बोलते हैं, 0, हमें कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितने शेयर्स वेस्ट होंगे, हमने बोला 0, तो खर्चा क्या होता, पूरा वाला रिवर्स हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड कंडीशन है। मार्केट रिलेटेड कंडीशन में हम ऑलरेडी उसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू में ले चुके होते, इसलिए हमें और मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वेस्टेड वाले में उसे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। तो अगर देखो मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको वापस, चार्ट मेरा कहाँ गया, चार्ट ऊपर चला गया वो, ठीक है। तो चार्ट में मैं दिखाता हूँ, बहुत सिंपल चार्ट है वो। तो वो बोलता है कि अगर देखो मान लो सर्विस कंडीशन है, तो इसका इंपैक्ट हम फेयर वैल्यू में नहीं लेते, इसलिए हम इसका इंपैक्ट कहाँ पे लेते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शेयर्स टू वेस्ट। अगर नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है तो इसका इंपैक्ट हम फेयर वैल्यू में नहीं लेते, इसलिए हम इसका इंपैक्ट कहाँ लेते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शेयर्स टू वेस्ट, जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अभी एग्जाम्पल लिया। तीसरा क्वेश्चन है मार्केट रिलेटेड कंडीशन, इसका इंपैक्ट हम फेयर वैल्यू में ले लेते हैं, इसलिए हम जितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर्स दैट विल मीट दिस कंडीशन, उसमें हम इसका इंपैक्ट नहीं लेते। मतलब इन एनी केस वो हमें खर्चा बुक करना पड़ेगा, अगर मार्केट रिलेटेड कंडीशन नहीं भी मीट होती तब भी हमें वो खर्चा बुक करना पड़ेगा। सिमिलर इज द केस विथ नॉन वेस्टिंग कंडीशन। नॉन वेस्टिंग कंडीशन का एग्जाम्पल क्या है, भले ही शेयर आज वेस्ट हो गया लेकिन तब भी मुझे साल भर रुकना पड़ेगा, साल भर के बाद ही मुझे वो शेयर मिल पाएगा। दिस इज अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन। भले ही शेयर आज की डेट में वेस्टेड है लेकिन वो मिलेगा मुझे साल भर बाद ही। दिस इज अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन। इसका इंपैक्ट मैं फेयर वैल्यू में ले लेता हूँ, इसलिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में इसका इंपैक्ट नहीं लेना पड़ता। बस आपको ये टेबल समझनी है और क्वेश्चन को देखना है कि कौन सी कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है, मार्केट कंडीशन है, नॉन मार्केट कंडीशन है। मार्केट हो चाहे नॉन मार्केट हो, इसमें सर्विस कंडीशन तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। ये मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा दिया था। परफॉर्मेंस कंडीशन मीन्स सर्विस कंडीशन एंड ईदर अ मार्केट कंडीशन और अ नॉन मार्केट कंडीशन, ठीक है। अब अपन का एक क्वेश्चन रह गया, एक मिनट को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो मैं बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है, वो भी मैं करा देता हूँ, दैट रिलेट्स टू नॉन मार्केट कंडीशन। तो 100 शेयर मिले 500 एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि भाई पहले अगर देखो शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे पहले ईयर के एंड में ही अगर अर्निंग्स इंक्रीज होती है 12% से, ठीक है। और अगर फर्स्ट ईयर में नहीं वेस्ट हुए तो वो दूसरे ईयर में वेस्ट हो जाएंगे अगर अर्निंग्स इंक्रीज होती है 20% से, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और अगर दूसरे ईयर भी नहीं हुए तो वो तीसरे ईयर में वेस्ट हो जाएंगे अगर अर्निंग्स इंक्रीज होती है 22% से ओवर द 3 ईयर पीरियड। तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 100 शेयर्स है, 500 एम्प्लॉइज है, ये कंडीशन है। पहले साल में वेस्ट भी हो सकते हैं, दूसरे में भी हो सकते हैं, तीसरे में भी हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, नॉन मार्केट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। अर्निंग्स मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एंड दिस इज अ नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। फेयर वैल्यू पर शेयर एट द ग्रांट डेट इज ₹122, इसे हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। लेकिन हमें इसे अब हमें ये नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है तो हमें इसमें ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि कितने बंदे छोड़ के चले जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, उसमें हमें इसे फैक्टर इन करना पड़ेगा, ठीक है। इन 2001 अर्निंग्स इंक्रीज बाई 10%। अगर पहले साल में 12% पहुंच जाती ना तो पहले साल में ही वेस्ट हो जाते, लेकिन पहले साल में हम पहुंच नहीं पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें क्या लग रहा होगा, हम सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे। तो हमें अब क्या लग रहा है कि हम 2 साल मतलब 8 साल में तो हो नहीं पाया, अब हमें लगता है दूसरे साल वाला जो टारगेट है वो हम अचीव कर देंगे। तो हमें क्या लगता है, एंड 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, इसे अब हमें फैक्टरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला ना नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में हम ये फैक्टरिंग करते हैं कितने शेयर वेस्ट होंगे। तो मैंने बोला 500 में से 29 को छोड़ के चले गए, 500 में से 29 को छोड़ के चले गए, ठीक है। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 31 और छोड़ के चल जाएंगे, तो 440 बंदों में ही वेस्ट होने वाला है। तो 440 बंदों में ही शेयर वेस्ट होगा अल्टीमेटली। टोटल हर एम्प्लॉय को 100 शेयर मिलने, तो
440 बंदों को 100 शेयर के हिसाब से 44,000 शेयर हो गए, फेयर वैल्यू 122 रुपए है। अब मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अगले मतलब देखो फर्स्ट ईयर के एंड में तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा क्या लग रहा है मैं सेकंड ईयर में अचीव करूंगा। यहाँ पे भी लिखा है द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2002, मतलब अगले साल ही वेस्ट हो जाएगा। तो 8 साल तो चला जाएगा, 8 साल आने वाला है, ठीक है। तो 1/2 का रेशियो मतलब 0.5, ठीक है। तो मैंने क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर कितना बुक होना चाहिए, मैंने बोला 100 शेयर 440 बंदों को मिलने हैं, फेयर वैल्यू 122 रुपए है, और इस साल 1/2 मतलब 0.50 टाइम इलैप्स हो गया है, तो इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब अपन चलते हैं अगले साल में, ठीक है। अगले साल में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 2002 भाई साहब क्या हुआ, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ 2002 कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीज बाय 18%। होना कितना चाहिए था, 20% था, लेकिन हुआ कितना, सिर्फ 18%। देयरफॉर द शेयर्स डिड नॉट वेस्ट, अभी वेस्ट नहीं हो पाए, और सिर्फ 29 बंदों ने ही लेफ्ट किया, सिर्फ 29 बंदों ने। तो अगले साल में 29 बंदों ने छोड़ दिया। अब उम्मीद कितनी है, तीसरे साल में कितने बंदे छोड़ देंगे, 23 एम्प्लॉयज़ की उम्मीद है कि भाई 23 बंदे छोड़ देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली कितनों में वेस्ट होंगे, सिर्फ 419 में। क्योंकि ये नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है, तो हमें इसमें ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कितने बंदे छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने बोला 419 बंदों में ही वेस्ट होगा। मैंने बोला 419, 100 शेयर पर एम्प्लॉय, 122 रुपये फेयर वैल्यू है। लेकिन अब जो फैक्टर है, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो, अब क्या होगा, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हमें क्या लग रहा था, पहले हमें लग रहा था कि भाई 2 साल में वेस्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरे साल के एंड में लगा कि भाई ये 3 साल में वेस्ट होगा। तो अभी टाइम कितना जा चुका है, 2 आउट ऑफ 3, तो 2/3 का रेशियो हो गया, 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है इसे, 2 आउट ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.667 टाइम जा चुका है, तो क्यूमुलेटिवली खर्चा कितना बुक होना चाहिए, 419 शेयर मुझे लगता है वेस्ट होंगे। 100 पर एम्प्लॉय शेयर है, 419 बंदे हैं, 100 पर शेयर है, 122 रुपये फेयर वैल्यू है, जिसमें से टाइम जा चुका है 2/3। तो इन चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, जिसमें से हमने ऑलरेडी इतना बुक कर लिया है, तो बैलेंस हमें सिर्फ इतना बुक करना है। तो दिस इज एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। अब हम चले तीसरे साल में एक्चुअल में क्या हुआ, कंडीशन मीट हो गई। थर्ड ईयर में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ ईयर 2003 सिर्फ 21 बंदों ने ही छोड़ा। हमारी उम्मीद कितनी थी, 23 बंदे छोड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 21 ने छोड़ा। तो अल्टीमेटली कितने एम्प्लॉयज़ में वेस्ट हुआ, 421 में। तो मैंने 421 बंदों में पकड़ा, इधर 421 को मल्टीप्लाई किया पर शेयर 100 ऑप्शन है, 421 मल्टीप्लाइड विद 100, फेयर वैल्यू 122। अब ये पूरा का पूरा खर्चा रिकॉग्नाइज कर देना है, क्योंकि अब कंडीशन मीट हो गई है। तो टोटल खर्चा कितना बुक होना चाहिए, 421 मल्टीप्लाइड विद 100 मल्टीप्लाइड विद 122 मल्टीप्लाइड विद 3 आउट ऑफ 3, मतलब तीसरा साल चल रहा है और 3 साल की सर्विस कंडीशन थी, क्योंकि 2 साल में तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी, न फर्स्ट ईयर में हो पाई थी, तो टोटल 3 साल का स्ट्रेचिंग हो गया था। तो ये हमारा बेसिकली अप टू डेट इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए, जिसमें से हमने अप टू सेकेंड ईयर 34 लाख का खर्चा बुक कर लिया, 34,07,867। तो बैलेंस विल बी बुक्ड इन दिस ईयर। ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया एक्सपेंस फॉर द ईयर का। दिस इज अ नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन, इसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू में नहीं होता है, इसलिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में इसका इंपैक्ट लेना पड़ता है। तो अपन ने कौन कौन सी इलस्ट्रेशन देख ली, इलस्ट्रेशन 4, 5, 1, इलस्ट्रेशन 1 भी देख ली अपन ने, और फिर अपन ने कुछ मार्केट नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस वाली भी देख ली। अब अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 से, बहुत सिंपल है, दैट इज रिगार्डिंग फिर अपन चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट आने वाला है, अभी मैं बताता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है, कैश सेटल प्लान के बारे में। कैश सेटल प्लान क्या होता है, कैश सेटल प्लान होता है कि भाई आपको कैश देना है, तो दिस इज अ लाइबिलिटी, तो आपको हर बारी से क्या करना पड़ता है, फेयर वैल्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, 10,000 शेयर्स है जो कि इमीडिएटली वेस्ट हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली पूरा खर्चा बुक करना है। तो इसकी फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑन द डेट इट वाज इशूड इज ₹95, लेकिन आपको इसे ईयर एंड पे हर बारी रीमेजर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ कैश सेटल प्लान, ठीक है। तो आपने क्या बोला, 10,000 शेयर्स इमीडिएटली वेस्ट हो गए विद द फेयर वैल्यू ऑफ 95, तो 9,50,000 का खर्चा बुक कर लिया, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, अब सार कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू 31 ऑफ मार्च 2003, मतलब 3 साल एक्सरसाइज पीरियड है। दिस इज नॉट अ वेस्टिंग पीरियड, रादर एक्सरसाइज पीरियड, जिसमें वो बंदा कब भी आपसे शेयर मांग सकता है। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 1, मतलब पहले साल के एंड में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 95% एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन, मतलब 5 बंदे एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने बोला जो मेरे
पास टोटल ऑप्शंस कितने थे, मैंने बोला 10,000 शेयर ऑप्शंस थे, 10,000 शेयर ऑप्शन थे। मुझे पहले ओपनिंग में तो लग रहा था 100% के 100% बंदे एक्सरसाइज करेंगे विद द फेयर वैल्यू ऑफ 95, तो मैंने फर्स्ट डे खर्चा बुक कर लिया था 9,50,000 का। लेकिन दूसरे साल के एंड में मुझे लगा नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 ही थे, लेकिन सिर्फ 95% बंदे ही एक्सरसाइज करेंगे विद द फेयर वैल्यू। ये क्वेश्चन में दे रखा है फेयर वैल्यू 112 रुपये है, तो ये 112 के हिसाब से इतनी फेयर वैल्यू आ गई। तो अब देखो वेस्ट इमीडिएटली से क्या फर्क पड़ा, उसी दिन पूरा का पूरा खर्चा बुक हो गया। अगर मैंने लिखता वेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तो वो 3 साल में खर्चा बनता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में ध्यान से पढ़ना। वेस्ट इमीडिएटली लिखा है या वेस्ट ओवर द पीरियड लिखा है। ठीक है, तो अगर वेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स लिखा है तो सर्विस कंडीशन है वो, और उसे हमें 3 साल में अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ, ये कैश सेटल प्लान था तो हमें हर बारी नई फेयर वैल्यू लेनी पड़ी 112%। ठीक है, फिर 109 रुपये 114 रुपये ये क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें इसमें ये भी फैक्टर इन करना पड़ा कि कितने, क्योंकि फेयर वैल्यू निकालनी है ना हमें। फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू होती है कि भाई इस चीज़ को एक्चुअल में कितनी रिडेम्पशन होगा। ठीक है, तो उसमें हमें ये भी फैक्टर इन करना पड़ता है भाई ये बंदा एक्सरसाइज करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदला और मैंने बोला अगर ये इक्विटी सेटल प्लान होता, अगर इक्विटी सेटल प्लान होता तो हमें 95 रुपीज़ के हिसाब से इनिशियल डेट पे ही खर्चा बुक कर देना पड़ता, लेकिन हम उसे फेयर वैल्यू नहीं करते। क्योंकि हमने पढ़ा है इक्विटी सेटल प्लान में हम सिर्फ ग्रांड डेट फेयर वैल्यू उठाते हैं, और ग्रांड डेट फेयर वैल्यू क्या है 95 रुपीज़, तो हम 95 इंटू 10,000 के हिसाब से खर्चा बुक कर देते। लेकिन क्या सवाल क्या था, सवाल ये था कि क्या जो बंदे एक्सपेक्टेड टू मीट कंडीशन है क्या हम उसे फैक्टर इन करेंगे, मैंने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। क्योंकि मैंने क्या बोला 3 साल रुकना है आपको बाद में, दिस इज अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन, और इसका इंपैक्ट हमने 95 रुपीज़ में ऑलरेडी ले लिया होगा कि ये बंदे छोड़ के चल जाएंगे, तो इसलिए हमें इसको फैक्टर इन नहीं करना। मतलब हमें इसे बाद में लेकिन मान लो अगर यही सर्विस कंडीशन होती, मैं इस क्वेश्चन को बदल देता और मैं बोलता 3 साल आपको रुकना पड़ेगा। देखो मैंने नीचे क्या किया, फिर मैंने बोला कि वेस्ट आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 ईयर की सर्विस कंडीशन है, तो भले ही मैं फेयर वैल्यू का इंपैक्ट नहीं लेता, क्योंकि फेयर वैल्यू का इंपैक्ट मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि दिस इज एन इक्विटी सेटल प्लान, और हमें फेयर वैल्यू किसकी लेनी होती है, सिर्फ ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू लेनी होती है। लेकिन फिर मैं इसमें ये फैक्टरिंग करता ये बंदा छोड़ के चल रहा है, क्योंकि सर्विस कंडीशन की फेयर वैल्यू में मैं उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं करता कि ये बंदा छोड़ के चल रहा है। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन क्या है, ऊपर वाले में क्या है, वेस्ट इमीडिएटली वेस्ट हो गए। ठीक है, तो देयर इज नो सर्विस कंडीशन, देयर इज नो परफॉर्मेंस कंडीशन, दिस मीन्स दिस इज अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, नॉन वेस्टिंग कंडीशन का इंपैक्ट हम ऑलरेडी फेयर वैल्यू में ले चुके होते हैं, तो 95 रुपीज़ की फेयर वैल्यू में ऑलरेडी इंपैक्ट आ चुका है, तो फिर हमें इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना कि ये बंदा छोड़ के चले जाएगा या नहीं चले जाएगा। वो डायग्राम याद आया, सर्विस कंडीशन की फेयर वैल्यू में, सर्विस कंडीशन का जो अमाउंट होता है उसकी फेयर वैल्यू में, सर्विस कंडीशन के उसमें फेयर वैल्यू में वो इफेक्ट नहीं होता कि ये बंदा छोड़ के चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसका अलग से इम्पैक्ट लेते हैं। लेकिन मार्केट रिलेटेड कंडीशन और नॉन वेस्टिंग कंडीशन के केस में हमारा ऑलरेडी फैक्टर इन होता है कि ये बंदा मतलब छोड़ के चला जाएगा, तो इसलिए हमें इन वाले फैक्टर्स को भी रीकंसिडर नहीं करना, और अपनी जो क्या बोलते हैं रिजर्व है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, उसे रीमेजर नहीं करना आफ्टर द डेट ऑफ द वेस्टिंग, बिकॉज दिस इज अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट is already taken in the fair value at the date of grant date, so no additional impact need to be taken into account। ठीक है, अब अपन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब अपन आते हैं when there is a choice of settlement, क्या आप कैश भी दे सकते हो, आप इक्विटी भी दे सकते हो, जो इच्छा वो दे देना। किसके पास चॉइस है, चॉइस है किसके पास, किसी थर्ड पार्टी के पास, मतलब जो बंदा सर्विसेज दे रहा है ना उसके पास चॉइस है। तो देखो मेरे लिए हमेशा लाइबिलिटी होगा क्योंकि मुझे कैश में देना है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा इक्विटी पोर्शन भी होगा। कितना इक्विटी पोर्शन होगा वो मैं अब अपन सीखने जा रहे हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन है विद अदर देन एम्प्लॉय के साथ ट्रांजेक्शन है, तो लेट्स सपोज मुझे 100 रुपए की चीज मिली, अब जो मेरी कैश लाइबिलिटी है वो सिर्फ 80 रुपए की है, तो जो 20 रुपए का जो है एलिमेंट है दैट इज माई इक्विटी कॉम्पोनेंट। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, मैंने 100 रुपए की इन्वेंट्री, ये बॉटल खरीदी, 100 रुपए की बॉटल खरीदी, तो मेरी एंट्री होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मेरी इन्वेंट्री है तो मैंने इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 100 रुपए। ठीक है, अब मैंने बोला, मैंने उसे वादा किया, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मैंने बोला मैं जितना 8 शेयर का मेरा प्राइस होगा ना उतना मैं तुझे कैश में दूंगा। तेरे पास ऑप्शन है, या तो तू क्या ले लियो, मेरे से 1.5 शेयर ले लियो, या फिर तू 8 शेयर जितना कैश ले लियो। ठीक है, 8 शेयर जितना कैश ले लियो, लेकिन उस 1.5 शेयर को तू ना भाई 2 साल तक बेच नहीं पाएगा, ये मेरी कंडीशन है। तो तू या तो 1.5 शेयर ले ले विद इन रेस्ट्रिक्शन टू सेल फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, या फिर तू मेरे से ले ले सिर्फ 8 शेयर का कैश बैलेंस। तो मैंने बोला
अब मैंने बोला जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, तो मैंने उसे बोला 8 शेयर की मेरी प्राइस चल रही है आज 80 रुपये, तो मेरी लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना हुआ, मेरा लाइबिलिटी कंपोनेंट हुआ 80 रुपये, ठीक है। तो ओवर एंड अबव दैट अमाउंट इज माई इक्विटी कंपोनेंट, 100 माइनस 80 इज माई इक्विटी कंपोनेंट। जर्नल एंट्री हुई बॉटल अकाउंट डेबिट, बॉटल अकाउंट डेबिट टू बॉटल अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉट कम्स इन, बॉटल आई मेरे पास, तो मैंने बोला बॉटल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट फॉर ₹80 एंड टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट फॉर ₹20, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है, क्या किया वादा ये किया है, या तो तू मेरे से, तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास जो तू बोलेगा वो करूँगा, और मैंने लाइन बोल दी इट्स माई कमिटमेंट दैट आई विल डू। तो उसने बोला क्या तेरे पास क्या ऑप्शन है, मैंने उसे ऑप्शन दिया या तो 8 शेयर जितना कैश ले लियो या फिर 1.5 शेयर ले लियो मेरे से, लेकिन भाई तू 2 साल तक बेच नहीं पाएगा उसे, 2 साल तक तुझे बेच नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने ये कंडीशन रख दी, तो अब भाई वो जो बढ़िया ऑप्शन होगा वो ले लेगा, वो उसकी इच्छा है, ठीक है, वो अपनी टेंशन नहीं है। अब अगर मान लो दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन इज विद माई एम्प्लॉयज, अरे हाँ, ट्रांजैक्शन इज विद माई एम्प्लॉयज, ठीक है। तो सिमिलर एग्जांपल है, पहले अपन इसके लिए ना एक इलस्ट्रेशन चलते हैं, बहुत आसान इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं, पहले ध्यान से समझना, ट्रांजैक्शन इज विद एम्प्लॉयज। तो मैंने बोला KMP को मैंने ऑप्शन दिया कि भाई या तो तू कैश ले लियो, ठीक है, कितना कैश ले लियो, 74,000 का 74,000 शेयर जितना कैश हो ना उतना ले लियो तू मेरे से, ठीक है, उतना तू मेरे से कैश ले लियो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दे दिया 90,000 शेयर ले लियो, ठीक है, 90,000 शेयर ले लियो, सर्विस कंडीशन कितने की है, 3 साल की सर्विस कंडीशन है, तो ये हमें खर्चा कितने साल में बुक करना है, 3 साल में बुक करना, क्योंकि सर्विस कंडीशन 3 साल की है। मैंने उसे बोला या तो 74,000 शेयर ले लियो, 74,000 शेयर ले लियो, मतलब 74,000 शेयर का कैश कॉम्पोनेंट ले लियो, या फिर 90,000 शेयर ले लियो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है भाई तू उसे 2 साल तक बेच नहीं पाएगा, तू उसे 2 साल तक बेच नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है इस कंडीशन की वजह से उस शेयर की फेयर वैल्यू में गिरावट आ गई होगी, ठीक है। तो अब अपन चलते ग्रांट डेट पे, ग्रांट डेट पे क्या थी, ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू जो ये जो ऑप्शन था ना इक्विटी सेटल, इसकी इक्विटी प्राइस मतलब इक्विटी वाले की क्या फेयर वैल्यू थी, वो थी 115 रुपए। तो मैंने बोला या तो तू ले लियो भाई 90,000 इंटू 115, ये ग्रांट डेट फेयर वैल्यू है, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू है। और जिस दिन मैंने ऑप्शन दिया था उस बंदे को कि भाई 74,000 तू मेरे से ले लियो कैश, 74,000 मेरे से तू शेयर ले लियो, तो उसकी क्या 74,000 तू शेयर ले लियो, उसकी क्या फेयर वैल्यू थी, 135 रुपये, 135 रुपये फेयर वैल्यू थी। तो मैंने बोला देख भाई सिंपल सी बात है, तेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो तू 74,000 देख, मैंने बोला क्या बोला, मैंने बोला भाई या तो तू 74,000 शेयर जितना कैश ले लियो, ठीक है, 3 साल बाद या तो तू मेरे से 74,000 शेयर जितना कैश ले लियो, या फिर 90,000 शेयर ले लियो 3 साल बाद, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है तो भाई 2 साल तक बेच नहीं पाएगा, ठीक है। अब मैंने देखा ग्रांट डेट पे अब मुझे क्या निकालना है, इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला सबसे पहले कैश कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, कैश कंपोनेंट कितना है, मुझे 74,000 शेयर देने हैं, उस दिन शेयर की वैल्यू थी 135 रुपये, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट कितनी है 135 रुपये, ठीक है। तो ये 135 रुपये, इसके हिसाब से अमाउंट आया 99,90,000, ठीक है। अब मैंने बोला दूसरा ऑप्शन क्या था उसके पास, भाई मैंने बोला कि 90,000 शेयर दे दूंगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि भाई तू बेच नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली फेयर वैल्यू नहीं हो सकती उन 90,000 शेयर की, क्योंकि उसमें कंडीशन रेस्ट्रिक्शन लगेगी है, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है फेयर वैल्यू इससे कम होगी। तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, सिर्फ 115 रुपये। तो 90,000 शेयर इंटू 115, ये हो गया 1,35,00,000 रुपये, 1,35,00,000 रुपये, 1,35,00,000 नहीं, सॉरी 1,03,50,000 रुपये, 1,03,50,000 रुपये हो गया। अब मैंने बोला इंक्रीमेंटल, देखो अब मुझे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट निकालनी है। देखो इतना तो क्या हो गया मेरे पास लाइबिलिटी हो गई, इतनी तो मेरी लाइबिलिटी हो गई। अब ये जो है 10,35,000, मतलब ये ओवर एंड अबव जो इक्विटी कंपोनेंट में मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,03,50,000। अब मैंने बोला कैश कंपोनेंट में सिर्फ 99 लाख ही आ रही है, 99,90,000। तो मैंने बोला ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली मेरी फेयर वैल्यू है ऑफ इक्विटी कंपोनेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं अब देखो मैं इक्विटी कंपोनेंट की कैसे एंट्री करूंगा। मैंने बोला 3,60,000 मेरा इक्विटी कंपोनेंट है, इसे मैं 3 साल में बुक करूंगा, क्योंकि 3 साल मेरी सर्विस कंडीशन है। तो मैंने 1,20,000 मतलब इसे मैंने 3 साल में खर्चा बुक कर लिया, दिस डिवाइड विद 3, ठीक है। 1,20,000 का मैंने 3 सालों में खर्चा बुक किया, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3,60,000। तो मैंने फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकाला, मैंने बोला टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट जो कि मेरा कैसे आया 90,000 शेयर मल्टीप्लाइड विद 115
विद इन रेस्ट्रिक्शन टू सेल फॉर 2 years, वो उसकी फेयर वैल्यू थी, उसको टोटल फेयर वैल्यू माइनस डेट कॉम्पोनेंट की फेयर वैल्यू माइनस कर दी मैंने, जो कि थी 74,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विद 135, जो कि आता 90,90,000, ठीक है। तो मेरा बेसिकली डिफरेंस इज माई फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी कॉम्पोनेंट, इसे मुझे बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, ये मैंने बुक कर दिया। अब मैंने बोला अब मेरे को कौन सा और खर्चा बुक करना है, मुझे ये जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है ना, इसका भी खर्चा बुक करना है। लेकिन लाइबिलिटी कंपोनेंट आप जानते हो कि आपको हर बैलेंस शीट डेट पे रीमेजर करना पड़ता है, हर बैलेंस शीट डेट पे आपको रीमेजर करना पड़ता है। तो अब आपका ईयर एंड डेट पे, ईयर एंड फर्स्ट पे, 2 पे, 3 पे, मतलब ये फर्स्ट ईयर एंड है, सेकंड ईयर एंड है, ये थर्ड ईयर एंड है, इसके फेयर वैल्यू आ गई 138, 140, 147, ठीक है। तो आपने लिखा, आपने बड़ा सिंपल लिखा 138, 140, 147 इतनी फेयर वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स 74,000 की 74,000 ही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये कंडीशन वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। 74,000 के 74,000 ही है। रेशियो क्या रहेगा, आपको 3 सालों में खर्चा बुक करना है, तो पहले साल में 1/3, दूसरे साल में अप टू डेट, इसमें हम क्यूमुलेटिव फंडा चलते हैं तो 2/3, तीसरे साल में भी 3/3। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरा, फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद रेशियो, रेशियो क्या हुआ 1/3, ठीक है। दूसरे साल में 2/3, दूसरे साल में 2/3, तीसरे साल में 3/3, ये मेरा खर्चा बुक होना चाहिए। इंक्रीमेंटल खर्चा आपको निकालना आता ही है, तो आपने ये टोटल खर्चा हो गया। तो आपने क्या एंट्रियाँ डाली, आपने डाली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, सिमिलर फॉर द थर्ड ईयर। तो आपने इससे ये खर्चा बुक किया, मतलब आप लाइबिलिटी कंपोनेंट को तो हर बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू कर रहे हो, लेकिन इक्विटी कंपोनेंट को जो इनिशियल रिटर्निशन पे निकाला था आपने 3,60,000, आपने उसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अमोर्टाइज कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस कंडीशन, मतलब आपने 1,20,000 खर्चा बुक करते रहे। ये बेसिकली फंडा है अपना इस चीज का, ठीक है। अब मान लो वो बंदा बोलता है, क्या बोलता है, आपने इसे क्या अकाउंट फॉर किया, एज अ लाइबिलिटी कंपोनेंट अलॉन्ग विथ सम पार्ट ऑफ इक्विटी। मान लो वो बाद में क्या बोलता है, बाद में बोलता है मुझे भाई कैश ही दे दे, तो आप क्या एंट्री डालोगे, लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन वो मान लो बोलता है इक्विटी दे दे, तो आप क्या करोगे, पूरी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दोगे टू इक्विटी। बस ये जर्नल एंट्रीज होनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अगर ऑप्शन दूसरे वाले बंदे के पास है, तो देखो अगर एम्प्लॉई है वो आपका, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ डेट ऑल्टरनेटिव निकालनी है प्लस फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑल्टरनेटिव। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑल्टरनेटिव कैसे निकलेगा, टोटल इक्विटी की फेयर वैल्यू कितनी है माइनस डेट की फेयर वैल्यू जो ऑलरेडी कवर हो गई है, वो हुई इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। वही आपको P&L में बुक करनी है ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस कंडीशन। और जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है उसे आपको रीमेजर करना है एट ईच एंड एवरी बैलेंस शीट डेट। और फॉर गुड्स और सर्विसेज ये बहुत सिंपल है। मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ रिसीव करी, आपने बोला या तो 8 शेयर ले ले या 1.5 शेयर ले लियो, 1.5 शेयर ले लियो, लेकिन कंडीशन ये है 2 साल बेच नहीं सकता। तो भाई साहब 8 शेयर की जो वैल्यू है वो 80 रुपये है, तो जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज माइनस 80 रुपये जो बैलेंस आया वो इक्विटी कंपोनेंट हो गया, वो इक्विटी कंपोनेंट हो गया मेरा, ठीक है। ये हो गया, ये वाला पॉइंट भी डन है अपना। अब ये अपन ने सारे कंपोनेंट्स को समझ लिया। अगर मान लो वो बाद में बोलता है भाई मुझे इक्विटी ही दे दे, अभी मेरे बुक्स में लाइबिलिटी आ रही है, तो पूरा लाइबिलिटी टू इक्विटी हो जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को छेड़ना ही नहीं है। अगर वो मान लो वो बोलता है मुझे कैश दे दे, तो लाइबिलिटी टू बैंक डाल देनी है एंट्री, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को छेड़ना ही नहीं है, तो ये रिजर्व इंटैक्ट पड़ा रहेगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अगर मान लो अपने पास ऑप्शन था, एंटिटी हैज एन ऑप्शन, जो शेयर दे रही है उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो चाहे तो कैश दे सकता है, चाहे वो चाहे तो इक्विटी दे सकता है। इसका कोई भी स्टडी मैथ में इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है अपन को, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं चाहूँ तो जो मर्जी दे सकता हूँ, मतलब व्हेन द एंटिटी हैज़ अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट, तो मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो देखो मुझे ये देखना है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कैश देना चाहता हूँ, क्या मैं इक्विटी देना चाहता हूँ। अगर मैं कैश देना चाहता हूँ तो भाई उसे कैश सेटल प्लान की तरह अकाउंट फॉर करूँ और हर सब्सिक्वेंट डेट पे उसे रीमेजरमेंट करूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मैं इक्विटी सेटल चाहता हूँ, मतलब मैं इक्विटी देना चाहता हूँ, है ना, तो मैं उसे इक्विटी सेटल अकाउंट फॉर करूँ और उसे मैं रीमेजरमेंट ना करूँ, क्योंकि उस दिन फिर हम उसे ग्रांट डेट फेयर वैल्यू पे ही मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगर लेकिन मान लो मैं सेटलमेंट डेट पे मैंने अकाउंट फॉर किया था एज अ कैश सेटल प्लान और मैं कैश ही दे देता हूँ, तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन भाई साहब मैं तो निकला बहुत होशियार, मैंने कर दी इक्विटी इशू, तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, पूरा का पैसा इक्विटी में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही थी इक्विटी सेटल प्लान था, मतलब इक्विटी देना चाहती थी, लेकिन उसने क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी, इट विल बी अकाउंटेड फॉर एज रीपर्चेज ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट, जहाँ पे मैं इक्विटी अकाउंट डेबिट करूंगा, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोलता है इक्विटी को मैं उतना ही डेबिट करूंगा जितना मैंने
मैंने प्रीवियसली उसे क्रेडिट किया है, जितना मैंने उसे मतलब जितना रिजर्व में बैलेंस है ना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, उतना ही मैं उसे डेबिट करूंगा। लेकिन मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दिस इज अकाउंटेड फॉर एज रीपर्चेज ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट। इट मीन्स पैरा 33 ऑफ इंडियाज 32 विल अप्लाई, और पैरा 33 ऑफ इंडियाज 32 ये बोलता है कि ट्रेजरी शेयर्स मीन्स अपन ने रीपर्चेज ऑफ शेयर किया है, तो उसमें जो भी गेन और लॉस होता है ऑन दी रीपर्चेज, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ना बुक करके हमें सीधा और सीधा इक्विटी में बुक करना पड़ता है। तो मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि इसका P&L में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, सारा का सारा इक्विटी के थ्रू ही रूट होना चाहिए। मतलब जितना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, उतना मैं शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से नॉकआउट कर दूंगा। ओवर एंड अबव जो मैंने पेमेंट करी है दैट वुड बी चार्ज विद माय इक्विटी अकाउंट, दैट विल बी चार्ज विद माय अदर इक्विटी अकाउंट। लेकिन इंस्टीट्यूट का क्या व्यू है, इंस्टीट्यूट सेज दैट इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको इंस्टीट्यूट का वो रेलेवेंट पैरा भी दिखा देता हूँ जहाँ पे इन्होंने वो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अच्छा हाँ देखो, एन एंटिटी हैज इशूड सर्टेन स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज वेर इट इज राइट टू सेटल दिस ऑप्शन। तो एंटिटी के पास राइट है, एंटिटी चाहे तो इक्विटी भी दे सकती है, एंटिटी चाहे तो कैश भी दे सकता है। बेस्ड ऑन दी पास्ट प्रैक्टिसेस एंटिटी ने अज्यूम किया दैट द सेटलमेंट विल बी डन इन इक्विटी, तो एंटिटी ने इसे इक्विटी सेटल माना, ठीक है। हाउएवर द ऑप्शंस वर एक्चुअली सेटल्ड इन कैश, ठीक है। हेंस ऑल सच इक्विटी पोर्शन विल बी डेबिटेड टू द एक्सटेंट इट वॉज क्रेडिटेड। मतलब जितना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में पैसा है उतना ही मैं डेबिट करूंगा as repurchase in the equity share, and the portion above the equity portion so debited will be transferred to P&L. I do not agree with this view. According to me, this is an repurchase of interest, and as per para 33 of India's 32, the difference needs to be transferred to other equity. तो मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट से मतलब देखता हूँ अगर कुछ हो पाता तो, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस। अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू में गलत हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड ऑल्सो लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, ठीक है। ये अपन का ये बहुत सिंपल सा था अगर एंटिटी के पास सेटलमेंट का प्लान है, ठीक है। तो ये भी अपन ने कर लिया। इसमें हमारी इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 5 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो वो अपन को करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। मॉडिफिकेशन क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने क्या किया, लेट्स सपोज पहले समझो मॉडिफिकेशन कब करते हैं। पहले आपने बोला था आप 50 रुपये देना, 100 रुपया शेयर खरीद लेना, 100 रुपया शेयर खरीद लेना। पता चला इस 100 रुपये शेयर की वैल्यू आज 80 रुपये रहेगी, आज 80 रुपये रहेगी। तो आपने क्या किया, आपने एक्सरसाइज प्राइस को मॉडिफाई किया। आपने बोला यार चल 20 रुपये दे दे तू, यार 20 रुपये दे दे तू सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 20 रुपये दे दे तू और शेयर ले लियो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, फेयर वैल्यू चेंज हुई ऑफ द मॉडिफाइड अवार्ड। तो सवाल ये आता है, देखो मॉडिफिकेशन का बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। जो ओरिजिनल अवार्ड था वो वैसे ही चलता रहेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। मॉडिफिकेशन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो ओरिजिनल अवार्ड था उसे वैसे ही खर्चा बुक करना है ओवर दी ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड, हमें उसे वैसे ही का वैसे ही खर्चा बुक करना है। लेकिन मॉडिफाइड अवार्ड का क्या करना है, ठीक है। इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। मॉडिफिकेशन की इलस्ट्रेशन अपने बुक में सबसे लास्ट में होगी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 समझते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मॉडिफिकेशन में क्या दिया था, मैराथन आईएनसी ने 150 शेयर ऑप्शंस दिए थे टू इट्स 1000 एम्प्लॉइज कि आप सर्विस कंडीशन, आप 3 साल हमारी कंपनी को देना, जी जान लगा के काम करना। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वॉज कैलकुलेटेड एट ₹129। फेयर वैल्यू कितनी थी, 129। इट इज ग्रांट डेट फेयर वैल्यू, ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है 35 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए पहले साल में, 60 छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ईयर 1 के एंड में आए और हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करी। तो पहले तो अपन डेटा को समराइज करते हैं। 35 छोड़ के चले गए और 60 छोड़ के चल जाएंगे, तो ऐसा लगता है सिर्फ 900। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंडीशन का क्वेश्चन है। तो सर्विस कंडीशन का इंपैक्ट हम फेयर वैल्यू में नहीं लेते, इसलिए हम नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज उसमें हम लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया कि 905 बंदों में ये शेयर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 150 शेयर है तो 8,35,750 शेयर वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमने ईयर 2 में गया। ईयर 2 में हमने बोला 30 बंदे छोड़ के चले गए, जिसमें से और एक्सपेक्टेड है कि 36 छोड़ के चल जाएंगे, ठीक है। और ईयर 3 में सिर्फ 39, सिर्फ ये ईयर 3 तक का ही क्वेश्चन था। ये मैंने अपनी इलस्ट्रेशन खुद बनाई थी बाद में, तो ये आप छोड़ो। आप फिर आपने ईयर 3 में लिखा था सिर्फ 39 बंदे छोड़ के चले गए। तो ये बेसिकली अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए जो कि जिनके लिए शेयर्स वेस्ट हुए हैं। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट है, ठीक है। अब आपने समझा क्या समझा, अब आपने समझा कि ईयर 1 के एंड में शेयर मॉडिफाई हुआ था, मॉडिफिकेशन हुई थी। और मॉडिफिकेशन में क्या हुआ था, शेयर ऑप्शंस वर रीप्राइज किए थे एज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हैज फॉलन एज द फेयर वैल्यू फेल टू ₹50। जो 129 रुपये की ग्रांटेड फेयर वैल्यू थी ना, वो सिर्फ 50 रुपये रहेगी फेयर वैल्यू। तो भाई साहब हमने उसे क्या किया, रीप्राइज किया। रीप्राइज करने से क्या हुआ, वो फेयर वैल्यू क्या चली गई,
₹80 चलेगी, मतलब मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, ₹80 चलेगी। देखो 129 रुपये ग्रांटेड फेयर वैल्यू थी जो कि कम हो गई, 1 साल बाद ही कम हो रही और ₹50 पे आ गई। अब ₹50 की चीज़ को हमने ₹80 पे दिया, 80 हमने उसे रीप्राइस किया और वो ₹80 की फेयर वैल्यू हो गई, तो हमें ₹30 एडिशनल खर्चा बुक करना पड़ेगा। कब से कब तक, जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई उस दिन से शुरू करके जब तक वो मॉडिफाइड अवार्ड वेस्ट नहीं होता तब तक, मतलब हमें कब तक का खर्चा बुक करना पड़ेगा। अब ईयर 1 एंड से, ईयर 1 एंड मतलब ईयर 2 का स्टार्टिंग से, मतलब ईयर 2 में खर्चा बुक करना है और ईयर 3 में बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड का एंड और मॉडिफाइड वेस्टिंग पीरियड का एंड दोनों सेम है, भले ही स्टार्टिंग डिफरेंट है। ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कब शुरू हुआ, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1, ठीक है। लेकिन जो अपना मॉडिफिकेशन का शुरू हुआ, जो ₹30 की एडिशनल बुक वैल्यू करनी है अपन को, वो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है, ईयर 1 का एंड, ईयर 1 का एंड मतलब जो ईयर 1 का एंड मतलब ईयर 2 और ईयर 3 में बुक करना है, ठीक है। तो ये जो ₹30 है वो एडिशनली बुक करने हैं। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, पहले साल में 1,35,750 मुझे लगता है शेयर वेस्ट होंगे। ये अभी हम ओरिजिनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओरिजिनल अवार्ड की बात कर रहे हैं। ₹129 फेयर वैल्यू थी, ग्रांटेड फेयर वैल्यू, इसे हमें सेम रखना होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि ग्रांट इक्विटी सेटल में ग्रांटेड फेयर वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले साल में हमें 1/3 के रेशियो में खर्चा बुक करना है, तो हमने इतना बुक कर दिया। दूसरे साल में हमें 2/3 के रेशियो में बुक करना है और तीसरे साल में इतना बुक करना है। सर्विस कंडीशन थी, इसलिए हमने नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में इसका इंपैक्ट लिया है कि ये बंदे छोड़ के चले जाएंगे। अब अपन चलते, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, अब अपन को इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितनी बुक करनी है। अब अपन को इंक्रीमेंटल बुक करना है। इंक्रीमेंटल, एक मिनट को मैं तो, ये मेरा एक्चुअल में मॉडिफाइड इलस्ट्रेशन के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने स्टडी मटेरियल के हिसाब से कर दिया इसे, बहुत सिंपल है। अब हमें एडिशनल खर्चा बुक करना है ₹30, क्योंकि हमने क्या कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया फेयर वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड अवार्ड कंपेयर विद द फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड। किस डेट पे कंपेयर किया, ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। इसमें ग्रांट डेट फेयर वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। इस ₹129 को भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये तो बुक होना ही होना है, ये तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं है। चेंज का चेंज ये वाला स्टेप है, चेंज ये वाला स्टेप है। ये तो नॉर्मल जैसे अपन करते थे ना, उससे वैसे अकाउंट फॉर करो, जैसे अपन नॉर्मल सर्विस कंडीशन को अकाउंट फॉर करते थे ना, वैसे अकाउंट फॉर करो। लेकिन चेंज का है, चेंज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने ₹30 का एडिशनल खर्चा बुक करना है, क्योंकि मॉडिफाइड अवार्ड की फेयर वैल्यू थी ₹80, मॉडिफाइड अवार्ड की फेयर वैल्यू थी ₹80, और आपने मॉडिफाइड अवार्ड की फेयर वैल्यू कितनी थी, ₹80, और आपकी जो ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू उस दिन सिर्फ ₹50 थी। तो आपको ₹30 का एडिशनल खर्चा बुक करना है, ₹30 का एडिशनल खर्चा बुक करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने लगता है आपको एक्सपेक्टेड टू वेस्ट है, वो है दूसरे साल के एंड में। देखो अब यहाँ पे हमें दूसरे साल का एंड लेना है, क्योंकि हम ईयर 2 के एंड पे खर्चा बुक कर रहे हैं, ठीक है। देखो ईयर 1 में मॉडिफिकेशन हुआ, अब हम खर्चा तो ईयर 2 और ईयर 3 में बुक करेंगे ना। तो ईयर 2 और ईयर 3 में हमने खर्चा बुक किया, इसमें हमें पता चला नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, रेशियो हो जाएगा। पहले साल में हम बुक करेंगे 1:2 और दूसरे साल में 2:2। ये गलत आ रहा है मेरा, ये होगा 1:2 और यहाँ पे होगा 2:2। तो ये देखो हमने क्या बोला, फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन अप टिल द डेट ऑफ द वेस्टिंग ऑफ द मॉडिफाइड अवार्ड। अब मॉडिफाइड अवार्ड का वेस्ट हो रहा है ईयर 3 के एंड में। ईयर 2 से स्टार्ट किया, ईयर 2 प्लस ईयर 3, 2 साल हुए। तो पहले साल में 1/2 का रेशियो हुआ, दूसरे साल में 2/2 का रेशियो हुआ। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर कितना आया, ग्रांटेड फेयर वैल्यू मीन्स एडिशनल फेयर वैल्यू, दिस शुड बी रिटन एज एडिशनल फेयर वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू बोल सकते हैं इसे, ठीक है। एडिशनल फेयर वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ये हमारे सेम रहे जो ईयर 2 और ईयर 3 के शेयर्स है, और रेशियो रहा 1:2, 2:2। क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। तो बेसिकली ये अपन की इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व हो गई। अगर मैं दिखाऊं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपन ने मॉडिफिकेशन का सॉल्व कर लिया। तो देखो पहले ये वाला तो नॉर्मल चलता रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। देखो अगर आप देख पा रहे हो मेरा एक मिनट कहा गया, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इस वाले में कोई चेंज नहीं है, इस वाले में तो सेम चलता रहेगा, ठीक है। ये सेम चला आपका, चेंज यहाँ पे है, यहाँ आपको ₹30 का एडिशनल खर्चा बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। लेकिन मान लो मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, अब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ। मैंने बोला आपने रीप्राइस किया ऑप्शन, लेकिन फेयर वैल्यू क्या आई, सिर्फ ₹40 आई, सिर्फ ₹40 आई, और आपकी जो ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू थी ₹50 थी। तो क्या आप ₹10 खर्चा रिवर्स करोगे, मतलब अब क्या हुआ, देखो अभी तो 80 था मॉडिफाइड अवार्ड की वैल्यू, और फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड थी ₹50 है ना। फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड थी ₹50 और फेयर वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड अवार्ड थी ₹80। तो आपने ₹30 एडिशनल खर्चा बुक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन मैंने बदल दिया, मैंने बोला फेयर वैल्यू ऑफ द
मॉडिफाइड अवार्ड है, मॉडिफाइड अवार्ड कितनी है 40 रुपये, और फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड है 50 रुपये, मतलब 10 रुपये का खर्चा कम करना है। तो आप क्या खर्चा कम करोगे? जवाब है नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मॉडिफिकेशन में हम सिर्फ इंक्रीमेंटल खर्चा बुक कर सकते हैं, खर्चे को रिवर्स नहीं कर सकते, खर्चे को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो 129 के हिसाब से ही बुक होता रहेगा। अगर मान लो मैं क्वेश्चन बदल देता और मैं ऐसा लिखता कि भाई साहब 40 माइनस 50, तो क्या -10 से खर्चा रिवर्स करते? तो जवाब है नहीं करते आप, ये गलत है सर, गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको अगर मान लो फेयर वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड अवार्ड इज लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड on the date of modification, then you should not account for that modification and ignore it, and you should account only for the original award। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट में डालना, मैं और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है, अगली वीडियोस में। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो मॉडिफाइड अवार्ड की फेयर वैल्यू है वो सिर्फ 40 रुपये है, सिर्फ 40 रुपये है, और जो ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू थी वो 50 रुपये थी, तो अब आपने वो खर्चा, मतलब आप 50 रुपये की चीज़ के बदले में आप सिर्फ 40 रुपये दे रहे हो, तो आपका 10 रुपये खर्चा कम होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है आप इस 10 रुपये की खर्चे के रिडक्शन को नहीं अकाउंट फॉर करोगे, यू विल नॉट अकाउंट फॉर इट, ठीक है ना, आपको ये अकाउंट फॉर नहीं करना है। अब अपन चलते हैं कैंसलेशन के ऊपर। कैंसलेशन बहुत ही सिंपल फंड है। अगर आप कोई प्लान को कैंसिल करते हो, तो हम उसे एक्सेलरेशन ऑफ वेस्टिंग मानेंगे, और जितना खर्चा आपको फ्यूचर में बुक करना था ना, वो हम आज के आज ही बुक कर लेंगे। एग्जाम्पल, अनारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स दिए टू इट्स 10 डायरेक्टर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, हमें क्या चाहिए? फेयर वैल्यू चाहिए। ग्रांटेड फेयर वैल्यू हमें पता है 130 रुपये। 3 साल में सर्विस कंडीशन थी, 3 साल की सर्विस कंडीशन थी, और हमें लगता था सिर्फ 8 ही डायरेक्टर्स सेटिस्फाई कर पाएंगे कंडीशन, तो 8 डायरेक्टर्स मल्टीप्लाइड विथ 2000 पर डायरेक्टर शेयर, 2000 शेयर्स पर डायरेक्टर, तो 16,000 शेयर्स हुए। 16,000 शेयर्स विद इन फेयर वैल्यू ऑफ ₹130। अब हमने सोचा था पहले ईयर के एंड में, हमने क्या सोचा था? 16,000 शेयर्स विद इन फेयर वैल्यू ऑफ ₹130, वी नीड टू अमोर्टाइज इट ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस कंडीशन, दैट इज ऑफ 3 ईयर्स। तो हमने बोला पहले साल में इतना खर्चा होना चाहिए, हमने इतना खर्चा बुक कर दिया, हमने एंट्री डाली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? दूसरे साल में भाई साहब, दूसरे साल के एंड में, दूसरे साल में ही हमने क्या किया? इस प्लान को कर दिया रद्द। During the year 2, there was a crisis in the company and the management decided to cancel the scheme। कैंसिल हो गई है, कैंसिल। पोपटलाल जी याद आए आपको? तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया प्लान। तो अब पोपटलाल जी के कैंसिल होने से प्लान से क्या हुआ? अब अपन को जो फ्यूचर का खर्चा था ना, वो भी आज ही बुक करना पड़ेगा, जो फ्यूचर में खर्चा था ना, वो भी आज ही बुक करना पड़ेगा। अब देखो, एज ऑन ईयर 2 हमारे 9 डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो अगर मैं ईयर 2 की एक्सपेक्टेशन देखूँ तो 9 × 2000 डायरेक्टर 18,000 शेयर्स वेस्ट होंगे, 18,000 शेयर्स वेस्ट होंगे। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू 130 रुपये। अब ये पूरा का पूरा खर्चा ईयर 2 में ही बुक करना पड़ेगा, पूरा का पूरा खर्चा, मतलब हमें 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विद 130 फेयर वैल्यू, इतना का इतना खर्चा हमें इसी साल बुक करना पड़ेगा। इसमें से बस हम उतना माइनस कर दें जो ऑलरेडी बुकड है, तो हमारा 6,93,000 ऑलरेडी बुकड है, तो इतना खर्चा हमारा इस साल बुक करेगा। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ वेस्टिंग, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ वेस्टिंग। तो अगर कैंसिलेशन हो जाए ना, तो जो फ्यूचर में खर्चा, मतलब आप क्या देखो, ये टोटल खर्चा कितना बुक होना चाहिए था? टोटल खर्चा होना चाहिए था 9 डायरेक्टर्स 2,000 शेयर 18,000 शेयर मल्टीप्लाइड विद 130 रुपये, अपना आता 23,40,000 रुपये, जिसमें से हमने ईयर 1 में ऑलरेडी बुक कर दिया है 6,93,333 रुपये। डिफरेंस पकड़ा, इतना P&L हिट हो जाएगा ईयर 2 में ही, बिकॉज कैंसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन ऑफ वेस्टिंग, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ वेस्टिंग। तो हमने ईयर 2 में ही पूरा खर्चा बुक कर दिया, तो ये तो कोई चैलेंज नहीं है। अब आपको समझना है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपने मानो, अब आपने क्या किया? कैंसिलेशन तो हो गया भाई साहब, लेकिन अब डायरेक्टर्स बड़े नाराज हो गए। डायरेक्टर्स ने बोला मैं तो चले जाऊंगा। पोपटलाल जी आपके कैंसिलेशन से तो हमारा नुकसान हो गया, डायरेक्टर साहब ने बोला। तो अब हमने डायरेक्टर साहब को बोला, डायरेक्टर साहब ऐसा ना कीजिए, हमें छोड़ के ना जाइए। हमने बोला हम क्या करते हैं, आपको कैश देते हैं, हम आपको कैश देंगे, चिंता क्यों करते हो यार आप, हम आपको कैश देंगे। कितना कैश दे रहे हैं हम आपको? 95 रुपीज़ पर ऑप्शन कैश देंगे। तो हमने बोला 9 डायरेक्टर्स को हम 95 रुपीज़ पर ऑप्शन, 9 डायरेक्टर्स को हम 95 रुपीज़ पर ऑप्शन 2000 शेयर्स के लिए पैसा देंगे, मतलब 18,000 शेयर के लिए हम 95 रुपीज़ के हिसाब से हम आपको कैश पैसा देंगे। तो मैंने क्या बोला डायरेक्टर्स का, आपको 18,000 शेयर के लिए 95 रुपीज़ के हिसाब से हम 17,10,000 रुपये आपको देंगे। लेकिन अब आपका चैलेंज आया, अब हमें इसे कैसे अकाउंट फॉर करना चाहिए? इसे भी हमें रीपर्चेज ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट अकाउंट फॉर करना चाहिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
अब अगर आप देखो जो कैंसल्ड अवार्ड हुआ उसकी फेयर वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन, नॉट ग्रांट डेट। मुझे ये वाली फेयर वैल्यू से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए यूज होती है, मतलब इसे हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो कैंसलेशन की डेट पे फेयर वैल्यू जो थी वो सिर्फ 90 रुपए थी, लेकिन तब भी मैं 95 रुपीज दे रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड बोलता है भाई 90 रुपए से तो तुम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट कर सकते हो, लेकिन जो 5 रुपए आप ऊपर दे रहे हो ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करो, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करो, क्योंकि आप 5 रुपए से एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 5 रुपए का आपका खर्चा बुक होना चाहिए, क्योंकि कैंसलेशन की डेट पे आपका जो कैंसल अवार्ड था उसकी फेयर वैल्यू 90 रुपए थी, लेकिन आपने डायरेक्टर्स को 95 रुपीज दिए, आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो 5 रुपए मल्टीप्लाइड विद 18,000 शेयर इज इक्विवेलेंट टू 90,000, उतना आप P&L में बुक करो, रेस्ट आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से नॉक ऑफ कर दो, क्योंकि आपका जो कि आपका क्या बोल सकते हैं, वी कैन अकाउंट फॉर इट एज रीपर्चेज ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट। मान लो आपने जो पैसा दिया होता वो सिर्फ मान लो 88 रुपीज दिया होता, सिर्फ और सिर्फ 88 रुपीज दिया होता, तो पूरा का पूरा आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से ही नॉक ऑफ हो जाता, क्योंकि उस दिन आपने 88 रुपीज क्या किया, कम दिया है इन कंपैरिजन टू योर फेयर वैल्यू ऑफ द कैंसल्ड अवार्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा देते हो इन कंपैरिजन टू फेयर वैल्यू ऑफ द कैंसल्ड अवार्ड, तो फिर आपको भाई उतना एडिशनल खर्चा बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैंसलेशन हो गया। कैंसलेशन में एक्सेलरेशन ऑफ वेस्टिंग हो जाता है, जो फ्यूचर में खर्चा बुक होने वाला था आज ही बुक कर दो। अगर आप कैंसलेशन पे कुछ पेमेंट देते हो और वो पेमेंट ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू है, ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ द कैंसल्ड अवार्ड है, तो उसका आपको P&L में हिट लेना पड़ेगा, और रेस्ट यू कैन नॉक ऑफ विथ योर SBP रिजर्व, रेस्ट यू कैन नॉक ऑफ विद योर SBP रिजर्व। ये बेसिकली फंडे है, ये अपन ने समझ लिए, बहुत सारा समझ लिया आज तो। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कैसी लगी वीडियोस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बता देना यार, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। आपसे ही पता चलता है चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही। बच्चे मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल तो ठीक है, मेरे को तो समझ आ गई ये सब चीज़ें, लेकिन क्या आपके पास मेरी मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या वो आपके पास पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन देख के पता चल सकता है, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर योर सपोर्ट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे बोलने वाली बात है नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, डू शेयर these videos if you found it useful for you, then it might help some other students who are not aware about it, so you can just share with them if possible only। बाकी तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू स्टडी वेल, और अपन अपना वादा निभाएंगे, थोड़े दिनों में स्टैंडर्ड्स अपलोड करना चालू करता हूँ, अलॉन्ग विद एक कंपनी ऑडिट का चैप्टर रह गया ऑडिट में, वो भी मैं करवा देता हूँ। थोड़ा सा अभी बिजी था रिकॉर्डिंग माई FR लेक्चर्स, सो थोड़ा सा इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था, but nevertheless I will never go off with my commitments that I have previously made. Will try to upload important standards as well as company audit chapter, so no worries on that part, will upload it soon. So thanks a lot guys, thank you for your support.